क्योंकि कल ओथ होने का वक्त है। तो अब देश को बताने के लिए या देश से डिमांड करने के लिए हम भारत से डिमांड कर रहे हैं। जो एसआईआर के मामले देखने के लिए थे, उन्होंने जज साहब ने रिजाइन कर दिया। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। हमारी मांग है कि इन सारे लोगों को, तमाम एमएलएस को भी, जिन ने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत सिन्हा बिस्वा मुख्य रूप से हैं। ये सबके सामने है, तमाम चीजें रिकॉर्डेड हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं। तो इसमें अब आपने वेट किस बात का करना है? आप इनको पहले सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को पहले एमएलए बनाएंगे जिन लोगों ने नफरतें बटाई, जिन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, कि वो सीएम बनेंगे तो अपने खिलाफ मुकदमे वापस करवा लेंगे, तो इंसाफ कहां हुआ? इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। हमारा संविधान हमारे इस देश को चलाने का काम करता है। देश में सरकारें बनती हैं, देश में जितना भी प्रशासनिक सिस्टम है वो सब डिफाइन हमारे इस संविधान के जरिए हुआ है। ये भारत का संविधान है और इस संविधान में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जिन चीज़ों के बारे में आज खास तौर से बात करूंगा, उसमें सरकार कैसे बनेगी, उनकी क्या योग्यता होगी एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, किस तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, कोई सा भी एक्ट बनता है वो इस संविधान के खिलाफ जाके नहीं बन सकता। तो जितनी भी सरकारें बनेंगी उनको कसम खानी होती है संविधान की, उनको कसम खानी होती है कि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन करके रखेंगे, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब जब आप सीएम बन गए या पीएम बन गए उसके बाद ही आपके ऊपर ये सब चीजें लागू होंगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसने भी अपना एक एफिडेविट देना होता है जब उसको रिकॉग्निशन मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को, कि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन करके रखेगी। भारत के सेक्युलरिज्म के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगी। सेक्युलरिज्म के ऊपर हमारा संविधान बहुत साफ तौर से कहता है, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है किसी धर्म को नहीं मानना। सेक्युलरिज्म का मतलब है सारे धर्मों को समान रूप से उनकी इज्जत हो। जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं वो अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से, जो भी उनकी मान्यता है उसके हिसाब से माने। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात नहीं कर सकती कि साहब हमें फलां धर्म के खिलाफ काम करना है या हमने फलां धर्म वालों से वोट चाहिए, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी पॉलिटिकल पार्टी एक फलां धर्म के लिए है और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो फलां धर्म के लिए है। अनफॉर्चुनेटली बंगाल और आसाम में जो हुआ, वहां पर ध्रुवीकरण किया गया, कार्ड खेला गया, हिंदुत्व कार्ड। जिस कार्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि साहब, जैसे आपके अधिकारी साहब के, शुभेंदु अधिकारी साहब के स्टेटमेंट बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ स्टेटमेंट एक दो मैं यहाँ पे कोट करता हूं कि अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, अब जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तो आपने बिल्कुल लोगों के अंदर से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जो आपको वोट नहीं देंगे, जो आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। तो ये संविधान की भावना के खिलाफ बात है कि आप किसी भी तरह से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सीएम बनते हो या आप एमएलए बनते हो, कुछ भी बनते हो, वो आप जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग या उस प्रदेश के लोग होते हैं, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। संविधान इस चीज को मना करता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनका एफिडेविट है, यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट होता है जिसमें कसम खाई हुई है कि हम इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। नफरत फैलाने वाली बात सिर्फ यहीं पे बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन के अंदर सीधे सीधे बात की गई कि साहब भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये फैलाया गया, तो उससे क्या हुआ, ध्रुवीकरण किया गया कि तमाम हिंदू लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और जो बाकी लोग हैं वो हिंदुओं के अलावा वो दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को वोट दो। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब इस चीज पर इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन कमीशन चुप होकर बैठ जाता है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन भारत का संविधान कंप्रोमाइज नहीं है। भारत का संविधान किसी भी तरह से कोई उसका अपमान नहीं कर सकता, कोई उसका निरादर नहीं कर सकता, कोई उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता। जब भारत के संविधान ने बिल्कुल साफ साफ व्याख्या कर दी, एक व्यवस्था दे दी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के आधार पर आप दूसरे लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको आप अलग थलग नहीं कर सकते। तो ध्रुवीकरण ये वाला करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक पार्टी को वोट दें और दूसरे पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरी पार्टी को वोट दें, ये भारत के संविधान के खिलाफ है।
तो इस पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कमान थी बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के पास थी और आसाम के अंदर हेमंत सर्मा बिस्वा के पास थी, इन दोनों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं। जो हेट्रेड फैलाने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं, इनकी पार्टियों के और भी स्टेटमेंट हैं, और भी लोगों के स्टेटमेंट हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं। इसी कड़ी में हुमायूं कबीर का भी स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाला स्टेटमेंट है। इसी कड़ी में हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेटमेंट है जो नफरत फैलाने वाले स्टेटमेंट है। ये सारे लोग देश को ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ध्रुवीकरण की आग सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, ये देश के संविधान को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान को छिन्न-भिन्न किया जा चुका है। अब इन सब चीजों को करके देखिए, आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, जो बीएनएस है, जो हेट्रेड की बात को पनिशेबल बताता है। कोई अगर हेट्रेड की बात करता है तो पनिशेबल है। इसी तरह से संविधान में या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के ऑफेंसेस करेगा, नफरत फैलाने वाली बातें करेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा, लोगों के अंदर इसके जो सेकुलरिज्म है उसको घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो फिर उसको कोर्ट सजा देने का काम करेगी, या सजा होने के बाद में उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो फिर कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नहीं रह सकता। तो यहां पर जो लोग बिल्कुल दावा कर करके इलेक्शन जीते हैं कि उन्होंने जैसे कसम खा ली हो वो सेकुलरिज्म को खत्म कर देंगे, उन्होंने जैसे कसम खा ली हो कि वो देश को 2 भागों में बांट के रख देंगे, तो यहां पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अतीत भी हमारे सामने है। मुस्लिम लीग के साथ में उन लोगों ने मिलकर के बिफोर पार्टीशन सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर और प्रोविंशियल फ्रंट के अंदर। यहां पर जो सरकारें बनाई थी उन्होंने उस वक्त की जो पार्टी थी इनकी, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, दोनों का काम वही था। मुस्लिम लीग का काम भी देश को बांटने का था, और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भी काम देश को बांटने का था। आज भी वही चीज है। मुस्लिम लीग की जगह हुमायूं कबीर को लेके आगे और ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेके आगे, फर्क सिर्फ इतना है। तो ये सबके सामने है, तमाम चीजें रिकॉर्डेड हैं, सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास भी मौजूद हैं। तो इसमें अब आपने वेट किस बात का करना है? आप इनको पहले सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को पहले एमएलए बनाएंगे जिन लोगों ने नफरतें बटाई, जिन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, फिर उसके बाद में देश चलेगा, फिर देश चलेगा, और ये करते करते 5 साल निकल जाएंगे। तो फिर ये हमारे संविधान की अवमानना हुई, ये संविधान के खिलाफ बात हुई। इसलिए आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, इसके जरिए हम ये मांग करते हैं कि इन दोनों स्टेट्स में जो भी लोग धर्म के आधार पर बयानबाजी करके, लोगों को तोड़कर बयानबाजी करके, तोड़ने की बयानबाजी करके, लोगों का ध्रुवीकरण करके जो इन्होंने वोट हासिल करे हैं, इन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, और यहां पर इन दोनों जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगा करके दोबारा से यहां पर इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी इंसान जब देश के संविधान के खिलाफ बोलने की जुर्रत भी करे तो वो 1 लाख बार सोचे कि देश का संविधान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज भले हो जाएं, लेकिन देश का संविधान हमेशा से है, जब से देश आजाद हुआ है, और हमेशा रहेगा। हमारा देश लगातार तरक्की करेगा। इसलिए इस देश के संविधान के मुताबिक हमारी मांग है कि इन सारे लोगों को, तमाम एमएलएस को भी, जिन ने भी स्टेटमेंट ध्रुवीकरण के दिए हैं, नफरत फैलाने वाले दिए हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया जाए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत सर्मा बिस्वा मुख्य रूप से हैं। इसलिए इन दोनों को किसी भी तरह से सीएम पद की शपथ ना दिलवाई जाए। लेकिन सर, ये तो राजनीतिक बयान होते हैं ना, जो आरोप लगा रहे हैं आप। ये आप इनको राजनीतिक बयान कैसे करेंगे? बताइए कि आपके संज्ञान में नहीं है ये चीजें कि इन्होंने नफरत फैलाने वाले बयान दिए हैं? राजनीति के प्रेरित तो बयान तब होते हैं जब इन्होंने ऐसी बात नहीं कही होती, या मैं ये मांग नहीं कर रहा होता कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए। अयोग्य घोषित करने की मांग कहां से राजनीति से प्रेरित है? क्यों वो लीगल नहीं है? मुझे एक चीज, उसका रीजन बता दीजिए, और फिर क्या तरीका है उसको। कोई अगर नफरत फैलाने का बयान देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी हुई है, एक नहीं बहुत सारे जजमेंट में दी हुई है कि किसी फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, कंसर्न एसएचओ की जिम्मेदारी है वो फौरन उस पर एफआईआर करे। तो जब इंस्टीट्यूशंस उस कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य को डिस्चार्ज करने में कोताही बरत रहे हैं, तो फिर, और हम उसकी मांग कर रहे हैं,
तो इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये कहां से है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुराग ठाकुर पर कहाँ कार्रवाई की? आपकी जो बात है अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जब व्यवस्था दे दी कि वहां पर उस कंसर्न एसएचओ का जहां भी वो बयान दिया गया है या जहां भी लोगों ने बयान सुना है वहां पर उसको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो जो कंसर्न एसएचओ है वो भी, उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। तो यहां पर आपने जो बात कही कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन नहीं लिया या उनको छूट दे दी, बात मैं उससे पहले की कर रहा हूं कि कितनी एफआईआर अनुराग ठाकुर के खिलाफ हुई, कितनी एफआईआर बाकी लोगों के खिलाफ हुई, उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें कोई जब एफआईआर नहीं हुई तो इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी? जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट का किसी को छोड़ देने का मतलब क्या रह गया है? तो इस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने चीजें परोसी जाती है, वो बेसिकली वही संविधान के खिलाफ चीजें हैं। उसीलिए तमाम देश को इस बात को जानना जरूरी है कि जिस तरह से चीजें प्रचारित की जाती है कानून वैसे नहीं है। कानून तो यह है कि फौरन एफआईआर होनी चाहिए थी। आपने कभी सुना है कि बिना एफआईआर के कोई इन्वेस्टिगेशन हुई हो नहीं सकती, कानून है ये। और बिना इन्वेस्टिगेशन के कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता, और बिना कोर्ट में मुकदमा चले हुए कोई बरी नहीं हो सकता। तो फिर अनुराग ठाकुर कहां से बरी हो गए? चुनाव आयोग भी तो कोई इसमें अपना चुनाव आयोग तो पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम किया है, वो सर्वविदित है, सब लोगों को पता है। अभी कल ही जो अपीलेट फोरम बनाया गया, जो एसआईआर के मामले देखने के लिए थे, उन्होंने जज साहब ने रिजाइन कर दिया। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। जो लोग कंप्रोमाइज नहीं होते उनसे फिर रेजिग्नेशन दिलवाया जाता है, या वो अपने आप मजबूरी में आकर रेजिग्नेशन देते हैं कि जो लोग प्रेशर नहीं झेल सकते। तो किस तरह से जो लोग ईमानदार हैं वो कितने प्रेशर में काम कर रहे होंगे, इस चीज का जरा अंदाजा करिए। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी हम आग्रह करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए, अब सड़कों पर आने का वक्त है, अब आंदोलन का वक्त है। जैसा आंदोलन पूर्व में बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने किया है, महात्मा गांधी जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तिलक साहब ने किया, लोकमान्य तिलक साहब ने किया, सरदार पटेल साहब ने किया, राम मनोहर लोहिया साहब ने किया, माननीय कांशीराम जी ने किया। ये तमाम आंदोलन अब सबके सामने है, वो सारे आंदोलन अब करने की जरूरत है। अभी बंगाल में शपथ ग्रहण का समारोह होने की तैयारी है और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ हो पाएगा? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर तो वैसे भी केस मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग हटवा लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। एग्जैक्टली हमारे पास में उत्तर प्रदेश का भी एक एग्जाम्पल है सामने। जब वहां पर सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर माननीय योगी जी सीएम बने, तो माननीय योगी जी ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमे वापस करवा लिए। तो आपकी इस बात में तथ्य है कि वो सीएम बनेंगे तो अपने खिलाफ मुकदमे वापस करवा लेंगे, तो इंसाफ कहां हुआ? इसीलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए, इसीलिए इनको सीएम पद की शपथ नहीं दिलवाई जाए, क्योंकि ये लोग फिर अपने खिलाफ मुकदमों को वापस करवा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो प्रोविजंस जो सीआरपीसी के अंदर हैं वो देश को सर्व करने के लिए हैं, उनका मिसयूज फिर ये लोग तमाम ताकत के नशे में आके करते हैं। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि इन लोगों को ना सीएम बनाया जाए, इन लोगों को ना एमएलए की शपथ दिलवाई जाए, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाए। शपथ हो जाएगा फिर उसके पहले कैसे आप कैसे? हमारी डिमांड है सर, हम सिर्फ डिमांड ही तो कर सकते हैं, हम एक आम इंसान ही तो हैं। आम इंसान इस देश में क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। हम तमाम नेताओं से भी बात कर रहे हैं, हम तमाम लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं कि आइए भाई सड़कों पर। आपके संविधान का, हमारे संविधान का हनन हो रहा है, हत्या हो रही है संविधान की। यहाँ देश के प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। आप भी एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, तमाम सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट के वकील कूद उछल कर रहे हैं कि रद्द हो जाएंगे चुनाव, ये हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या सर? थोड़े से अपने अल्फाजों को ध्यान दीजिए, उछल कूद करना। देखिए, कोई आदमी संविधान की बात अगर कर रहा है, कोई इंसान अगर संविधान के लिए कंसर्न रखता है, चुनाव रद्द हो सकते हैं? भाई बता रहा हूँ, कोई आदमी अगर संविधान के लिए कंसर्न रखता है और वो डिमांड कर रहा है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए उस चीज को कि देखिए साहब, कुछ लोग कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ लोग मेहनत तो कर रहे हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके सवाल को मजाक के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। ये होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। इस आधार पर वही जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा चीज? मैंने आपको सेक्शन 8 का अभी रेफरेंस दिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। उसके अंदर प्रावधान है कि कोई भी आदमी जो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है,
एमएलए या एमपी नहीं बन सकता और वो बन भी गया है तो उसको अयोग्य घोषित किया जाए। जो नफरतें फैलाने की बात करता हो उसके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के मुकदमे हो या करप्ट प्रैक्टिसेस उसके खिलाफ साबित हो गई हो। अब यहाँ पर ये वाली चीज है कि इलेक्शन के अंदर तमाम स्टेटमेंट दिए गए, हाथों हाथ पे सरसों नहीं उगा करती है। अब स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन में अनफॉर्चुनेटली टाइम लगता है, फिर कोर्ट में उसके डिस्पोजल में टाइम लगता है, तो उसी के वो 5 साल निकल जाते हैं। जैसा भी मेरे दूसरे भाई ने कहा कि वो अपने खिलाफ मुकदमे विड्रॉ कर लेते हैं। तो अब बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता तो यही है ना कि संविधान का सम्मान करते हुए इन लोगों को शपथ ना दिलवाया जाए जब तक कि ये लोग क्लीन चिट होकर ना आ जाएं। बजाय इसके कि ये लोग जब इनको सजा हो जाएगी तब इनको अयोग्य घोषित करेंगे। ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, हरियाणा का चुनाव भी रद्द करा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। हुआ कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए था। अगर हुआ कुछ नहीं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कोशिशें बंद कर दें। वकील साहब, अगर कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं इसका मतलब ये नहीं कि तमाम पूरा मुल्क भर कंप्रोमाइज्ड है। अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, हो सकता है कल किसी ईमानदार के पास में केस चला जाए और वो कर दे। तो क्या कह रहे हैं आप, जज बेईमान है? मैंने ऐसा नहीं कहा जज बेईमान है सर, प्लीज माइंड योर वर्ड्स। मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं ईमानदार लोग भी हैं, ईमानदार और मजबूत और ताकतवर लोग भी हैं जुडिशरी के अंदर और बाकी इंस्टीट्यूशंस में। जब उनके पास मामले जाते हैं तो फिर और परिणाम होते हैं। हमने देखा इमरजेंसी के वक्त में माननीय श्रीमती गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनके इलेक्शन को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब भी तो थे। इसका मतलब क्या सारे बाकी मेहमान थे? ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई आदमी अगर अपने अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है किसी वजह से, कोई मजबूरी है, कंप्रोमाइज्ड है, प्रेशर है, दबाव है, क्या है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वकील साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब ये रद्द होने की बात है तो मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ कि 1989 मतलब 1989 में एक जजमेंट आया था जब महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिए थे और धार्मिक और कहें कि सांप्रदायिक भाषण दिए थे मंचों से। उनकी 6 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था चुनाव लड़ने के लिए और उनका वोट रद्द किया गया था। 6 साल वो किसी भी तरह की पॉलिटिकली एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी। तो क्या आज के टाइम में जब उस समय हो सकता है 1 साल के अंदर पूरा जो उपचुनाव रद्द कराया जा सकता है, तो क्या आज के टाइम में ये परिस्थिति है? क्योंकि जिस तरह से बोला गया कि अगर आप सनातन को मजबूत वोट नहीं देंगे तो सनातन खतरे में आ जाएगा, मुसलमान ये हो जाएंगे। इसी तरह से बाला ठाकरे ने 89 में दिया था। एग्जैक्टली मेरी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्हीं लाइंस पर है, उसी डिमांड के साथ है, क्योंकि उस समय हो चुका है। उस समय अगर ना भी हुआ होता तब भी होना चाहिए। अब तो एक नजीर भी सामने है कि उस समय हो चुका है, जो आप डेटा दे रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मोहर लगाई है। वही बता रहा हूँ, एक नजीर भी सामने है कि ऐसा हो चुका है। तो मेरी जो डिमांड है वो हवा में नहीं है, मेरी डिमांड उसी कानून के मुताबिक है, उसी संविधान के मुताबिक है। क्योंकि अगर इन लोगों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया, इन लोगों को शपथ दिलवा दी गई, तो लोग अपने खिलाफ मुकदमे विड्रॉ कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। अब बताइए एक पुलिस अधिकारी क्या सीएम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर लेगा अपने? नहीं कर सकता। तो जब ये सब तमाम चीजें कंप्रोमाइज होंगी तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? संविधान के पास ऑप्शन क्या है? देश के पास, इस देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का पूरी तरह से वायलेशन है, पूरी तरह से वायलेशन। इसके आधार पर कोई भी चुनाव रद्द हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी है। और इस तरह से आर्टिकल 32 भी आपको अधिकार देता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है, वो 32 में पिटीशन लगाई जाती हैं, वो प्रोसीजरल है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आ जाती है इनहेरेंट उसके अंदर, बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कर सकती है, करनी चाहिए। हमारी जो मांग है उसके लिए तो आपको हमें कोर्ट में पिटीशन लगानी होगी, क्योंकि कल ओथ होने का वक्त है। तो अब देश को बताने के लिए या देश से डिमांड करने के लिए हम भारत से डिमांड कर रहे हैं। हम भारत से इसलिए तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई देश को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। ऐसे लोग अगर बन गए तो देश को चुनाव आयोग चिन्हित करता है कि ये चीज, क्योंकि वो पूरी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। अगर चुनाव आयोग तो कम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग तो कम्प्रोमाइज, चुनाव आयोग क्यों करेगा चिन्हित? चिन्हित तो आपको और हमें करना होगा, और आप और हम चिन्हित कर चुके हैं ऑलरेडी। सब सोशल मीडिया में मौजूद हैं, तमाम सब लोगों की स्पीचेस
जो रिकॉर्डेड स्पीशीज है उनकी, उन्होंने खुद डिलीवर किए हैं स्पीशीज, तमाम मौजूद हैं। और कितना आप देश को तोड़ोगे भाई धर्म के नाम पर? 100%। ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं क्या? ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा दें ना दें, गवर्नर की पावर है कि वो डिसॉल्व कर दे असेंबली को, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सर 100 सीटों पे जो लूट की बात कही जा रही है, क्या ये हार का कारण यही है या कोई और भी कारण है जिसकी वजह से आप हेट स्पीच जो बता रहे हैं? या देखिए, हार का कारण तो बहुत सारे हार के कारण हो जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है, अगर कोई ये कहते कि साहब हेट स्पीसीज नहीं दी गई तो मुझे बताइए। कोई अगर ये कहते कि साहब देश को तोड़ने के लिए स्पीसीज नहीं दी गई हैं, क्या देश को 2 धर्मों में नहीं बांट के रख दिया गया है? क्या इस तरह के स्पीशीज स्टेटमेंट नहीं आए हैं कि साहब जो जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी 28 से 38 सीट जीती कि साहब खाली मुसलमानों के वोटों से लोग जीते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द हिंदूज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन आप धर्म के आधार पर इस तरह ध्रुवीकरण करेंगे कि जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया वो सारे मुसलमान हैं, जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिया वो सारे हिंदू हैं। तो ऐसे तो पूरा देश बढ़ गया ना, पे भी आरोप लग रहे हैं। इसी तरह से पूरा देश बढ़ गया। और जब देश बढ़ गया तो एक पार्टीशन 1947 में हुआ था, आपने इसको घोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। तो ऐसे पार्टीशन करने वाले लोगों को आप उनको इनाम देंगे, सीएम बनाएंगे, आप ऐसे लोगों को एमएलए बनाएंगे? ऐसे लोगों की तो जगह जेल होनी चाहिए। आप पार्टीशन चाहे एक्चुअल करें या अघोषित करें, पार्टीशन देश के लिए घातक है। सर आप लोगों के पास सबूत हैं, सब कुछ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आपकी? कार्रवाई चूंकि तमाम मशीनरी इंस्टीट्यूशंस कंप्रोमाइज्ड हैं, तभी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, तभी तो लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है, न्यायपालिका से तभी कोई उम्मीद नहीं? तो पूरे पॉलिटिकल लोगों से आग्रह भी करना पड़ रहा है। न्यायपालिका से कोई उम्मीद है? हमें न्यायपालिका से भी उम्मीद है, सारी इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है, अगर वो सही से काम करें तो। जब सही से काम नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर उम्मीद किससे करेंगे हम? तो इसलिए इसमें से स्पीच बहुत बड़ा आधार है, आप ये मानते हैं? और कोई इसी के आधार पे हेट स्पीच से बड़ी और क्या बात होगी जब देश को आप 2 वर्गों में बांटने की आपने पूरी कवायद कर दी, देश को आपने, प्रदेश को आपने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, तो आपने एक तरह से अघोषित पार्टीशन तो कर दिया ना। एक्चुअल पार्टीशन तो हम होने नहीं देंगे, अघोषित पार्टीशन भी आप कैसे कर रहे हैं? इसीलिए तो संविधान के अंदर प्रावधान दे दिया गया कि नफरत की बात करने तक पर भी जब ऑफेंसेस हैं और ऑफेंसेस होने चाहिए और उसमें अगर किसी को सजा हो जाती है तो अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो जब बाल ठाकरे साहब के साथ में 1989 में बिना कोर्ट की फाइंडिंग के उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता था, किया गया है, तो अब क्यों नहीं हो सकते ये लोग अयोग्य घोषित? फाइंडिंग आती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक तो आप इसको कम से कम अयोग्य घोषित करिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।